अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये कैसी सियासत है, कैसा ये सियासी कल्चर है और कौन सी सियासी इक़दार हैं जिसमें ना सड़कों पर, ना ही होटलों में, ना ही निजी जो महाफिल हैं ये आज महफूज हैं, ना असम्बलियों का तक़द्दुस है और ना ही मसाजिद। हत्ता के मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन अक़दस में भी पाकिस्तानी सियासत के पुरतशद्दुद वाक़े का ही शोर है। आजकल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने 13 साथियों के साथ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, जहां मस्जिद नबवी में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात शाहज़ैन बुगटी को पाकिस्तानी अवाम ने घेर कर चोर चोर और गद्दार के नारे लगाए। सिर्फ यही नहीं, शाहज़ैन बुगटी के बाल भी खींचे गए। सऊदी सिक्योरिटी के बहुत से एहलकारों के बावजूद वहाँ क्या होता रहा। इस वाक़े के फिर कुछ ही देर के बाद बेशुमार वीडियोस सोशल मीडिया पर आ गई, तो आवाम का शदीद इस पर रिएक्शन आने लगा। किसी ने खातून वज़ीर पर आवाज़ें कसने को अच्छा ना जाना, कोई शाहज़ैन बुगटी के बाल खींचने पर गुस्से में नज़र आया, तो किसी ने इसे हरम पाक की तौहीन करार दिया। कुछ ही देर में इस्लामाबाद की कौसाब मार्केट से फिर एक और वीडियो सामने आई, जिसमें मुबैना तौर पर जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी पर महज उनकी सियासी पहचान पर PTI के ख़िलाफ़ पहले नारे लगाए, फिर हमला किया। पाकिस्तान में इन वीडियोस को लेकर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि सियासत के अंदर इस अंदाज पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये मानना है कि ये वाक़या जो है ये बाकायदा मनसूबा बंदी से किया गया और सऊदी हुकूमत को कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। क्या कहते हैं राना साहब, ये भी देखिए। वाक़या हुआ है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई चलते जो है वो किसी ने कोई बात कर दी। ये बाकायदा जो है यहाँ से मुनज़्ज़म किया गया। मेरी मिनिस्ट्री जो है वो एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रही है सऊदी गवर्नमेंट से, वो इस बारे में कोई एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो ले। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सऊदी सिफारत खाने के मीडिया डायरेक्टर ने तस्दीक की है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए वाक़े में चंद पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और इन अफराद को क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी और मुक़द्दस मकामात की तौहीन के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। राना सनाउल्लाह शेख रशीद अहमद के जिस बयान को लेकर इसे मनसूबा बंदी कह रहे हैं, इसमें शेख रशीद अहमद ये साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि देखें इनके साथ हरम पाक में होता क्या है। क्या कह रहे थे शेख साहब, जरा देखिए। मक्का मदीना जो है वहां जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। पाकिस्तान में पुरतशद्दुद सियासत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्ज़ाम दिया जाता है। अगर चंद दिन मजीद पीछे चले जाएं तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो सड़कों पर हैं, जो जलसों में भी ये कहते रहे हैं कि आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप शादियों में नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा, आपके बच्चों के लिए स्कूलों में जाना मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रहे थे इमरान खान साहब, ये भी देखिए। सारा पाकिस्तान ये समझेगा आपने अपना ज़मीर बेचा है, आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। सिर्फ यही नहीं, खान साहब ने ईद के रोज गले मिलकर कान में आज़ादी की जंग लड़ने का पैगाम देने की भी नसीहत की है। नाज़रीन, सियासत में पुरतशद्दुद वाक़यात और नारेबाजी को लेकर बात अब बढ़ रही है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। नवंबर 2019 में इमरान खान को भी हरम में ऐसे ही नारों का सामना रहा तो मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट के ज़रिए लिखा था कि कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो कल हुआ वो भी ठीक नहीं था। जो मरियम नवाज़ इसको सपोर्ट कर रही थी या कह रही थी कि उन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इमरान खान को, वो भी ठीक नहीं था। हम उस वाक़े को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। कल का जो वाक़या हुआ हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में ये शिद्दत का रुझान नया है, तो क्या ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा? ये सियासी लीडरों और पार्टी को इसके सद्देबाब के लिए मिल बैठ कर संजीदगी से सोचना होगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान क़मर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, आज आप राना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद थे। मस्जिद नबवी का जो वाक़या हुआ, यकीनन इसको जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हरम पाक में मस्जिद में इस तरह के नारे लगाना, बदतमीज़ी करना,
किसी तौर पर भी इसको जो है वो डिफेंड नहीं किया जा सकता। क्या हुकूमत पाकिस्तान सऊदी हुकूमत से इस पर प्रोटेस्ट करने जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट करने जा रही है कि इसके खिलाफ आप एक्शन लें? देखिए, एक बात तो इस बात का इजहार है कि ये हुकूमत या हमारी सोसाइटी में अब इनटॉलरेंस का लेवल ये हो गया है कि हमारे सामने ना कोई मुकद्दस मकाम बचा है, ना कोई किसी छोटे बड़े का एहतराम बचा है, ना कोई ओहदा बचा है। लिहाजा अब हम सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करना चाहते हैं और ये सारे अमल को जो है एक पार्टी लीडर खुद उसको स्पेयर हेड कर रहा है इस अमल को फैलाने में, जो बहुत अफसोसनाक है, जो बहुत तकलीफदेह है। और यकीनन आज राना साहब ने बताया कि वहाँ पे कुछ सऊदी हुकूमत ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी गवर्नमेंट पाकिस्तान भी उनसे ये अपील कर रही है कि कुछ और लोगों को उनके खिलाफ करार वाकई उनको सजा दी जाए। ये जो मदीने की रियासत के नारे लगा के कौम को बहकाना चाहते हैं, ये मदीने वाले का और मदीने वाले के रोजे का एहतराम करना भूल गए। बिल्कुल नहीं। आपको भी लगता है कि ये सब प्री प्लान था? राना साहब तो कह रहे थे कि बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत हुआ, लेकिन जब पीटीआई के लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि नेचुरल एक रिएक्शन था। फिर वो साथ इंपोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, कहते हैं कि लोगों का नेचुरल एक रिएक्शन था, जो शेख रशीद साहब ने पहले ही कुछ दिन पहले बता दिया था कि जब ये जाएंगे वहां पर तो देखें इनके साथ होता क्या है। ये शेख साहब अब दिलों के भेद भी जानना शुरू हो गए हैं, मुस्तकबिल के अहवाल भी उन पे रिवील होना शुरू हो गए हैं। अब अगर तो ऐसा है कि शेख साहब को मुस्तकबिल नजर आना शुरू हो गया है, कोई ऐसा उन पे करामतें आ गई हैं उनमें, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वरना अगर कोई बंदा ये बात कह रहा है तो वो प्लानिंग का हिस्सा है जो वो कह रहा है। लिहाजा इसके ऊपर तो बड़ी ओपन एंड शट केस वाला मामला है कि वो एग्री कर गए हैं, पता चल गया उनको कि हाँ ऐसा होने जा रहा है। फिर उनके भांजे जो उनकी जगह दूसरी सीट पे एमएनए है राशिद सिद्दीक साहब, उन्होंने तो बहुत हद कर दी। वो तो कहते हैं आइंदा ये मक्का मदीना जाएंगे, वहां भी लोग यही करेंगे। और अब ये ना एक और खतरनाक बात यह है कि मुकद्दस मकामात के अलावा पब्लिक मकामात के ऊपर भी अब ये घरों के अंदर अल्टीमेटली होगा क्या? ये घरों में, ये बस्तियों में, ये दफ्तरों में, ये मुख्तलिफ जगह पे जो पोलिटिकल डिवाइड है उसको अल्टीमेटली नफरत के इंतहा तक लेके जाना चाहते हैं। इस डिवाइड में ये समझ नहीं पा रहे, ये सिर्फ अपनी नैरो पॉलिटिकल सोच के तहत उसको इतना बढ़ा रहे हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने जा रहा है। कारा साहब, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार भी देखे हैं, हमने नून लीग के अदवार भी देखे हैं, परवेज मुशर्रफ साहब का भी हमने दौर देखा है, लेकिन ये एक नफरत और तशद्दुद की आग जो इस दौर में हम देख रहे हैं, हमने किसी पार्टी के दौर में इतनी अदम बर्दाश्त नहीं देखी। आप नहीं समझते कि ये नफरत और ये अदम बर्दाश्त, ये तशद्दुद की जो आग है, इससे फिर किसी एक को नुकसान नहीं होगा, हर कोई इसकी लपेट में होगा, जिससे ना सियासत बचेगी ना लोगों की निजी जिंदगियां महफूज रहेंगी। देखिए, जो कुछ आज हुआ है मदीना शरीफ में, लेकिन मदीना तो अलामत क्या है? मदीना अलामत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्दबारी की, आपके बर्दाश्त की, आपके आला इख्लाक की, दीगर कौमों के, दीगर मज़ाहिब के अपने बदतरीन मुखालफीन के लिए भी जो रहमत का और अच्छे अखलाक का नमूना पेश करने की। और फिर हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ, मुझे या किसी और को ये शक हो जाए कि अब इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक जमात रहेगी, बाकी सब गद्दार हैं, अगर किसी को ये शक हो जाए कि इस मुल्क के अंदर आप एक मजहब के मानने वाले रहेंगे, दीगर की छुट्टी हो जाएगी, दीगर को भगा देंगे, फिर वही काम है ना जो मोदी कर रहा है, वही काम है ना जो ट्रंप करना चाह रहा है। तो ये तो बहुत खौफनाक काम है। ये सोसाइटियां, हम मल्टीपल कल्चर, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटीज हैं, हम इंक्लूसिव सोसाइटी में, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जमहूरियत के अंदर आप ऐसे चल पाए, ना कोई घर बचता है, ना कोई बस्ती बचती है, ना कोई मुआशरा। लेकिन अलमिया ये है कि जमहूरियत जो आपको सिखाती है ना, वो है बर्दाश्त। जमहूरियत सिखाती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट करना। बिल्कुल। यहाँ पे अलमिया ये है कि फॉशिज्म जो है वो आपको इससे खिलाफ लेके जाता है, वो नफरत सिखाता है, वो आपको तहकीर सिखाता है, वो आपको अपने मुखालिफ के खात्मे को सिखाता है, वो लोगों के गले पकड़ना और लोगों की आवाज को दबाना सिखाता है। ये वो कर रहे हैं,
वरना जमहूरी अमल में तो ग्रेजुअली सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस आती है, बर्दाश्त आती है। आज वेस्ट के अंदर जो बर्दाश्त है वो उनकी डेमोक्रेटिक टॉलरेंस की अलामत है, और दूसरी तरफ जो नफरत और इंतहा पसंदी की अलामत है वो माजी का हिटलर है, वो माजी का मुसोलिनी है, और वो आज का मोदी है, वो आज का ट्रंप है। उसके अलावा तो बहुत चीजें नजर नहीं आती। एक तरफ लोगों का ये रवैया है, इस हवाले से अदम बर्दाश्त है, दूसरा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं कायरा साहब, जो आप लोगों का भी वोटर है, सपोर्टर है। जिस तरीके से इस वक्त लोड शेडिंग शुरू हो गई है, 10-10 मिनट के लिए लाइट आती है, घंटा घंटा लाइट जाती है, आपको ऐसे ही हो रहा है ना? हर जगह पर ऐसे ही हो रहा है। आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत लोड शेडिंग है, बहुत बड़ी सूरत हाल खराब है, लेकिन एक बात जरा ज़हन में रखिए कि ये जो इस वक्त शॉर्टफॉल आया है, एक तो एक्सेप्शनली गर्मी बढ़ी है, ये बात भी दुरुस्त है कि इस साल, पिछले साल इसमें मौसम था, इसमें 4 या 5 डिग्री गर्मी का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इस्तेमाल बढ़ा है, नेचुरली बढ़ना है। दूसरा ये हुआ है कि पिछली हुकूमत टाइमली, क्योंकि LNG के और तेल के एग्रीमेंट ना कर सकी, और उनके जो शिप्स थे वो उनके लोड डिले हुए, अब वो लोड पहुंच गए हैं, गैस भी, फर्नेस ऑयल भी, डीजल भी। अब इंशाल्लाह ताला वो सप्लाई बहाल हो जाएगी एक आध दिन में। लेकिन ये लोग ये भी बयानियां बना रहे हैं ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई, अब आप भुगते हैं। ना ये तो आप लोगों का काम है, और आप बेहतर जानते हैं कि किसी एक हुकूमत के आने में 10 दिन के अंदर तो लोड शेडिंग नहीं बढ़ जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 10 दिन में तो सप्लाई लाइन नहीं खराब हो जाती। बिल्कुल 10 दिन में तो उसने प्रोक्योरमेंट नहीं की है। बिल्कुल। और अगले 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, और 2-4-5 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल जो है वो मामूल पे वापस आ जाए। सही। क्या होने वाले जो नए इलेक्शंस हैं, क्या ये EVM के जरिए होंगे? क्या पूरी ऑपोजिशन जो आज हुकूमत में है, जो कल ऑपोजिशन में होते हुए तो बहुत इसके खिलाफ बोलती थी, क्या EVM को आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब वोट का हक इमरान खान की हुकूमत ने दिया था, ये भी ले लेंगे? क्या ये इंतखाबी इस्लाहात का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं नए इलेक्शन के लिए? जब ये हो जाएंगी तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, EVM हो या इलेक्ट्रॉनिक जो वोट ट्रांसफर है, जो ई-वोटिंग है, हाँ। मसला बुनियादी तौर पे क्या है? EVM के ऊपर तो दुनिया के तजर्बात नाकाम हुए और दुनिया सबको करके छोड़ गई, छोटे छोटे मुल्क। हमारे यहाँ इसके ऊपर बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जिस तरीके का ये जल्दबाजी में करना चाहते थे उस तरीके से तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन जिसने ये काम करना है, जिसकी ये एक्सपर्टी है, उसने अपनी इनकैपेबिलिटी का और उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये बात हमें समझनी चाहिए, इनको भी समझनी चाहिए। दूसरी गुजारिश है कि हमें उस पर एतराज नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंसी उस पर हो सकती है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या किसी एक जमात की ये वही सोच है ना कि एक जमात अगर सोचती है कि ऐसा होना चाहिए और बाकी जमातें कहती है नहीं होना चाहिए, और वो बुलडोज करते हुए कहे कि नहीं मैंने ऐसे ही करना है, तो क्या ये मुमकिन है कि एक जमात के कहने पे इलेक्टोरल लॉज बनाए जाए, भले उसकी कितनी भी अक्सरियत हो? कल पीपल्स पार्टी को अगर 2/3 की बजाय 3/4 अक्सरियत मिल जाती है, तो फिर भी पीपल्स पार्टी को ये इख्तियार नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के इलेक्टोरल लॉज बनाए। ये तो सब जमातों की मशावरत से बनने हैं, क्योंकि फिर तो एक जमात अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनाएगी और इलेक्शन अपनी मर्जी के मुताबिक कराएगी। तो इलेक्शन कमीशन है बेसिक फोरम, वो भी अपनी क्या वो उसके भी तावुज़ा दे चुका है, और ई-वोटिंग से तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो ई-वोटिंग पे नहीं रुक रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट टू वोट तो ऑलरेडी है, जो भी पाकिस्तान में आके वोट डालना चाहता है उसका वोट बना हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान में आकर डालें, इस पर कोई कदगन नहीं। मैं उसकी वजाहत करने लगा। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के लिए सीटें दें, सूबाई असम्बलियों में भी, कौमी असम्बली में भी, उनके लिए नशिस्तें रखें ताकि उनके नुमाइंदे यहाँ आके अपने लोगों के मसाइल की निशानदेही कर सके, वो सही मानों में नुमाइंदगी कर सके। ठीक हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने कहा था कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं और आप ड्यूल नेशनल है तो आप जो है ना अपनी जो नेशनैलिटी है उसको खत्म कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं, मतलब कि इलेक्शन लड़ने से पहले जरूरी नहीं है कि आप अपनी जो नेशनैलिटी है उसको क्विट करें। आप लोग क्या करेंगे इस तरह के कानून में? बिल्कुल मैं इसका वकील हूँगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो इवन जो इसके पास डुअल नेशनैलिटी तो नहीं, लेकिन अगर किसी ने अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तानी नेशनैलिटी के साथ उसने फर्ज करे ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, उसने इस तरह के ट्रैवल डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो
तो उनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी को शाकी निकाह से नहीं देखना चाहिए। हाँ, और अगर किसी की डुअल नेशनलिटी है और उसको सरेंडर करनी है तो वो ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद वो सरेंडर कर दे कोई एक नेशनलिटी, ये बात लॉजिकल है, इसको करना चाहिए। जो ई वोटिंग के ऊपर हमारा तहफ़्फ़ुज़ है वो ये है कि ई वोटिंग बड़ी आसानी से हैकिंग हो सकती है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में वो हैकिंग हो सकती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, ये नफ़रत और तशद्दुद की आग जिस तरीके से फैल रही है, आप नहीं समझते कि इसके असरात से कोई महफूज नहीं रहेगा? कल मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ, फिर आज सुबह सहरी के वक्त कासिम सूरी साहब पर जिस तरीके से हमला किया गया, इस तरह की सियासत और इस तरह की सियासती हिकमत अमलियाँ जो बनाई जा रही हैं, ये इससे पहले शायद हमें देखने में नहीं मिली। तो ये इतना अदम बर्दाश्त ये क्यों बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में? सिर्फ इससे ये नहीं कि नून लीग को नुकसान होगा या पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या मौलाना साहब की जमात को नुकसान होगा, PTI भी इसके असरात से बच नहीं पाएगी। फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो है कि कासिम सूरी के साथ जो हुआ और जो मस्जिद नबवी में हुआ वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मस्जिद नबवी में जो हुआ वो तो एक ऑर्गेनिक था, प्लान नहीं था। एक वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने अपने जो भी इजहार किया वो सही था, गलत था। लेकिन जो कासिम सूरी के साथ तो बाकायदा प्लान करके वहाँ से फोन आया कि आप जाए तो पहले देखें कौन है। वहाँ पे उन्होंने ये सारा प्लान करके किया और वहाँ पे तशद्दुद जो है वो किया। और बाकी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने तो खुद ये लिखा था कि अगर हमने ये मामलात नहीं संभाले तो फिर लोगों में इस वक्त बहुत रद्द अमल है, बहुत गुस्सा है। अदालतें रातों को खुलती हैं। आज भी आपने देखा ICA फाइल हुई है 2 दिनों से, वो ICA लग नहीं रही। यहाँ पे हमजा साहब के लिए हर 2 घंटे के बाद एक नया बेंच बन रहा है। मरियम के लिए एक नया, एक दिन में 3 बेंचेस बन रहे हैं। अब तो ऑर्डर भी आ गया है, आपको आपके नॉलेज में होगा, आई एम श्योर, लाहौर हाई कोर्ट का। कल स्पीकर कौमी असम्बली कल हलफ लेंगे हमजा शहबाज से, वजीर आला का। अब जी किस आइन के किस कानून के तहत आया है ये हमें भी नहीं पता। जो ICA फाइल हुई है वो लग ही नहीं रही है। तो जब अदालतें एक फरीक के लिए 24 घंटे खुली होंगी और दूसरे फरीक के लिए सारा साल बंद होंगी, तो फिर आप बताइए कि रद्द अमल तो आएगा, मुआशरा तो तकसीम होगा। जहाँ इंसाफ तकसीम हो जाए वहाँ मुआशरे तो नहीं बचते। इस तरीके से इस वक्त की सूरत हाल है। आप इलेक्शन कमीशन का आज मज़ाक़ा खेज फैसला देखिए कि जिन्होंने पकड़वाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बेनिफिशियल है उसको वो कह रहे हैं कि जो उसके ऊपर तो कुछ साबित ही नहीं होता। इस किस्म की जो मज़ाक़ा खेज फैसले हैं, इस तरह के जो रातों को खोल के अदालतें फैसले हैं, उससे एक बहुत रिजेंटमेंट है लोगों में और वो रिजेंटमेंट का इजहार हर जगह हो रहा है। लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ, सियासी इख्तलाफात फवाद चौधरी साहब अपनी जगह, लेकिन मदीना मुनव्वरा जैसी पाक जगह पर वहाँ के तकद्दुस को पामाल करना और फिर ये कहना है कि मक्का में भी इन लोगों के साथ यही होगा, एटलीस्ट इसको कंडेम करना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात इन जगहों से बाहर रखें आप लोग। ये देखिए, ये सियासी इख्तलाफ तो है ही नहीं ना, ये तो एक कब्जा है जो एक पाकिस्तान के ऊपर चोर दरवाजे से हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। अब ये इनके साथ यहाँ पे तो हुआ है, लंदन में इनके साथ क्या हो रहा है आप वो चलाए ना, जो हुसैन नवाज जब निकले हैं और उनकी जो वीडियो चलाए, जरा बताएं लंदन में कितने लोग थे जी। ये ना पेरिस में निकल सकते हैं ना दुबई में निकल सकते हैं, चोर दरवाजे से आके जो है वो कब्जा कर देना काफी नहीं होता। आपको लेजिटिमेसी चाहिए होती है, लेजिटिमेसी आपको अवाम देते हैं और अवामी लेजिटिमेसी इनके पास है नहीं। चोर दरवाजे से ये साजिश के जरिए काबिज हो गए हैं। लिहाजा ये इस वक्त जो मुल्क है और ये पूरा जो हमारा सोसाइटी है,
वो बुरी तरह तकसीम में है। और जिस तरह से इमरान खान ने कहा था, इस गलती को सुधारना चाहिए, फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये बहुत तकसीम बढ़ेगी और कोई ऐसा वाकया हो जाएगा कि हम फुल फ्लैज खाना जंगी में जो है वो चले, सब हाथ मलते रह जाएंगे। साजिश की आप बात कर रहे हैं, आपके एक बयान में ने ज़रा कन्फ्यूजन बढ़ा दी थी। एक तरफ कहते हैं आप लोग कि अमरीकी साजिश हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हाँ अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते ना तो हम इक़्तिदार में होते। ज़ाहिर है फिर यही समझ में आती है कि सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। बकौल आपने बड़ी कोशिश की इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, लेकिन मामलात नहीं बने। तो वजह क्या है बेसिकली यहाँ? वो शेख रशीद साहब एक बात कहते होते हैं कि मेरे बयान बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं होते, और इसलिए मेरे बयान भी बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं होते। जिनको समझ आनी चाहिए वो समझ आती है और वो अपना एनालिसिस। लेकिन थोड़ा सा क्लियर तो कर दिया करें ना। अब इस पे एक हिजान बर्पा हो गया था फवाद चौधरी साहब। कोई हिजान नहीं बर्पा हो गया, बिल्कुल जो है वो मामलात इंशाअल्लाह क्लियर हैं। और अब भी मैं तो समझता हूँ इस वक्त अगर पाकिस्तान में हमने इस तकसीम को, जो आपने शुरू में बात की, अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और अगर हमने इस तकसीम को बढ़ने से ना रोका। ये सिर्फ एक पार्टी ने नहीं करना सर, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सब लीडर्स की जिम्मेदारी है। हमने तो बड़ा अभी तक लिहाज किया भी है और हमने तो बड़ी कोशिश की है कि हर जगह के ऊपर मामला जो है वो संभल के चले। हमने कोई अपने जलसों में इश्तियाल अंगेज बात नहीं की है। हमने हर जगह कोशिश की है कि जो मामलात हैं उनको आइन और कानून के दायरे में रहकर ही। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह चुके हैं, मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब ये लोग ये लोटे अपने हलकों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, इनके साथ होगा क्या, अवाम ने करना क्या, बस मुझे तो उस वक्त का इंतजार है। तो ये इनडायरेक्टली इश्तियाल फैलाने वाली बात नहीं है। वो तो पहले मेरा ख्याल मरियम नवाज ने भी सबसे पहले यही बात की थी। जिन लोटों ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, अवाम का हक है कि उनसे, बल्कि अवाम का हक नहीं, अवाम का फर्ज है कि उनका गिरबान पकड़े और उनसे पूछे कि आपने वोट किसके नाम पे दिए थे और अब आपने अपना वोट किधर दिया है, तो आप हमें हिसाब दें। और अगर आप इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ के आए, ये तो हक है लोगों का। सही। फवाद साहब ये बताइएगा कि 20 लाख लोग आप लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्या ये आज़ादी मार्च, आज़ादी वाला दिन 14 अगस्त उसी दिन होगा और तब तक आप लोग बैठे रहेंगे जब तक नए इलेक्शंस अनाउंस नहीं होंगे? क्योंकि नई हुकूमत कहती है कि अभी इलेक्शंस नहीं होंगे, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को सुने तो वो कहते हैं भाई 7-8 महीनों से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये समझा जाए कि धरना होगा और पिछली दफ़ा 126 दिन का हुआ था और अब पता नहीं कितने दिनों का, कितने महीनों का आप लोगों का बैठना होगा वहाँ पे। नहीं, अभी क्या होगा वो हिकमत अमली तो इंशाल्लाह आपको सामने आएगी बाद में। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो 7-8 महीने से पहले नहीं करा सकता तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को बरतरफ कर देना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 225 के मुताबिक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त 3 महीनों के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर सकता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबरान को चाहिए कि इस्तीफा दें और अपने घर में बैठे जाके। ये तो कोई तरीका नहीं है कि वो ये कह दें कि हम तो जिस मकसद के लिए हम पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए हम बने हैं, हम वही पूरा नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट तो इट कॉल्स फॉर अ रेफरेंस। सही। फवाद चौधरी साहब, आप लोग तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश भी थे, आप लोगों ने कोशिश भी की और इसको कामयाब भी किया कि 2023 के होने वाले इलेक्शन EVM के ज़रिए होंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनका वोट राइट मिलेगा। लेकिन इस हुकूमत की कोशिश ये है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, EVM को ये लोग ख़त्म करें, जिस तरह नॉर्मल पहले इलेक्शंस होते थे उसी तरीके से इलेक्शंस हों तो ही बात बन सकती है। वो कहते हैं कि हमारा आने का मकसद ही है कि हम इंतखाबी इस्लाहात करें। तो आप लोगों की तो सारी कोशिशों पर, सारी मेहनत पर सारा पानी फिर जाएगा। ये कोई हमारे लिए कोई जाती इशू तो नहीं है, ये तो एक इशू है जिससे हम समझते हैं कि आप साफ शफाफ इंतखाबी निजाम की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो 9 मिलियन है बाहर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजे हैं इस साल, तो उनको फंडामेंटल राइट है कि वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर उनकी स्टे होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होती है तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और इसीलिए ओवरसीज पाकिस्तानी की जो खिलाफ जो इनकी पॉलिसीज हैं, बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ पे बाहर दुनिया में निकल ही नहीं पाते लोग, इनको जो है वो जूतों से इनका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर वो एंटी ओवरसीज पाकिस्तानी पॉलिसीज हैं
इस कोalition की, ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला साहब आपका। क़िबला साहब, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी जंग है, ऐसे मुक़द्दस मकामात पर होने लगी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इतना अदम तशद्दुद क्यों बढ़ता जा रहा है सियासी इख्तलाफात पर? बिल्कुल आपने बहुत एक हकीकी सूरत हाल की निशानदही की। तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के रवैये जो हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं और इस बात की जरूरत है कि अब हम एक मिसाक सियासत की तरफ आ जाएं। हमारी जो सियासी क़यादत है वो वहाँ मिलकर कुछ फैसले कर लें, क्योंकि जो मुस्तकबिल हम मुंतकिल कर रहे हैं अपने नौजवानों की तरफ, ये बहुत ही एक खतरनाक मुस्तकबिल है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों को एक ऐसा मुस्तकबिल सुपुर्द करें जो ताउन का, रवादारी का, एहतराम का। लेकिन अब तो जलसों में ये बाकायदा पैगामात दिए जा रहे हैं ना, मैसेज दिए जा रहे हैं कि जहां ये चोर लुटेरे डाकू जाएंगे उनके साथ आवाम क्या करेगी, हम इंतजार कर रहे हैं। और फिर कहा जाता है मदीना में नहीं, आप देखें मक्का में इनके साथ क्या होता है। जब आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस देंगे, जज्बात उभारेंगे, तो यही देखने को मिलेगा। देखें, ये मुकद्दस मुकामात हैं। इन मुकद्दस मुकामात में इस किस्म की हरकत एक तो शरई लिहाज से बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये मुआशरती, सियासी और सिफारती हवाले से भी बहुत नुकसानदेह है। ये पाकिस्तान का इमेज जिस तरीके से खराब होगा, इसके असरात हमारे ऊपर मुआशी तौर पर भी आएंगे और पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों और वहाँ पे सुकूनत के हवाले से हो सकता है कि सऊदी हुकूमत मुश्किल और ऐसे फैसले करे जो पाकिस्तानियों के लिए खुशगवार ना हो। बिल्कुल सही, लेकिन क्या हमारे इस्लाम में ये है कि बग़ैर सबूत के और बग़ैर तहकीकात के किसी पर बहतान लगाना? हमारा मज़हब इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कुछ साबित होने से पहले आप चोर डाकू लुटेरे कह के अवाम में एक बयानिया बनाकर और लोगों के जज्बात उबार कर और इतना ज़्यादा लोगों में नफ़रत भर दें कि आप एक दूसरे को मारने पे उतर आएँ, मारने पे उतर आए हैं लोग आजकल। कुरान पाक में तो बिल्कुल हुक्म है कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बेसल इस्मुल फुसूख बादल ईमान, कि बुरे नामों से ना पुकारो। और बुरे नाम जो हैं ये ईमान की मौजूदगी में बहुत बुरी बात है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने मुहावरों में, अपने तकल्लुम में, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में हम रिवायात का एहतराम रखें और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन को और बुजुर्गों को तो इस बात पे फख्र करना चाहिए कि उसकी औलाद अच्छे अल्फाज का इंतखाब करती है, और हमें शर्मिंदा होना चाहिए अगर हमारी औलाद जो है वो इस किस्म के अल्फाज का इंतखाब करे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस तरह के कल्चर का जो परवान चढ़ा है, ये तहरीक इंसाफ के दौर में ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, अदम बर्दाश्त ज्यादा बढ़ी है? मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ ये एक मिसाकी सियासत की तरफ आ जाएं। सियासी जमातों पर हम सबका और आइंदा नस्ल का जो है एक कर्ज है, और वो कर्ज ये है कि आप हमें एक खुशगवार, एक महफूज, एक काबिल कदर और एक इज्जतमंद पाकिस्तान हवाले करें। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला अयाज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ लेने का जो मामला था, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कल 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली कल हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। इससे पहले कहा गया था कि गवर्नर पंजाब खुद हल्फ लें या कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन हाई कोर्ट के जो 2 ऑर्डर्स थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि स्पीकर कौमी असम्बली कल हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए किस आइन किस कानून के तहत जो है ना ये हुक्म जारी किया गया है। मैं बात करूंगी सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ कानूनदान है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब आपका। सलमान साहब, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े पहले अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हलफ नहीं लिया गया बकौल नून लीग के कि ये डिलिंग टैक्टिस इस्तेमाल करते रहे गवर्नर पंजाब। अब जो फैसला आया है, अब PTI इस पर ये सवालात उठा रही है, किस कानून के तहत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना वो हल्फ लेंगे वज़ीर आला पंजाब से? देखिए, यहाँ सूरत ये थी कि बिल्कुल एक आईनी बहरान भी था और आईनी ब्रेकडाउन भी था। हाँ। आइन तसव्वुर नहीं करता कि सूबे का गवर्नर जो है इस किस्म की नाफरमानी करेगा आइन के हवाले से जो इस गवर्नर ने अब तक की है। हाँ। आइन ये कहता है कि अगर गवर्नर साहब खुद ओथ ना ले सकें तो वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। अदालत आलिया ने, हाई कोर्ट ने ये कहा गवर्नर साहब को कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें अगर आप खुद ओथ नहीं लेना चाहते। लेकिन वो जाहिर है उनका तो मकसद एक सियासी नौयत का है, वो नुमाइंदा उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। तो लिहाजा आज अदालत ने ये किया है कि जो काम गवर्नर साहब को आईनी तौर पे करना चाहिए था कि वो खुद ओथ लें या अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो उनकी जगह नुमाइंदा हाई कोर्ट ने खुद मुकर्रर कर दिया है और ये नुमाइंदा हाई कोर्ट ने कहा है स्पीकर कौमी असेंबली होंगे। ये आज के फैसले का मैं समझता हूँ एक तरह से, मतलब कि आप समझते हैं कि आखिरी हल यही था? देखिए, और कोई हल नहीं था और यही था कि हम 10-15 दिन और इंतजार करें जब तक सदर मुमलिकत जो कि इस सियासी एक स्कीम का बज़ाहिर हिस्सा नजर आते हैं, उनके पास एक मुद्दत है ताखीर की, वो खत्म होती है तो इस गवर्नर को हटाया जाए, नया गवर्नर मुकर्रर हो और वो आकर जो आइन है उसके मुताबिक ओथ ले। एक तरीका तो ये था कि हम मजीद 10-15 दिन जो है इस बेयकीनी की कैफियत को कायम रखते, लेकिन हाई कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि अपनी उन्होंने एक बेनिफिशियल ताकत का ये इस्तेमाल किया है जो कि बाज़ औकात हंगामी सूरतों में अदालतें करती हैं और उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो काम किया है जो गवर्नर साहब को आइन के तहत खुद करना चाहिए था कि खुद अगर वो मतलब कि आप कह रहे हैं अगर इस तरह के फैसले आ रहे हैं तो ये आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए आ रहे हैं। फिर ये कहा जाता है कि आधी रात को अदालतें खुल जाती हैं, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या जुर्म था। फिर 9 अप्रैल की रात को भी जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं कि 12 बजे से पहले ये ज़रूरी था कि जो वोटिंग थी नो कॉन्फिडेंस पर, उस पर आपने वोटिंग करवानी थी। इस वजह से अदालतें भी खुली और वो फैसला भी हुआ जिसके बाद अयाज सादिक साहब ने ये सारी कार्रवाई की और आज भी जो ये फैसला आया है आप समझते हैं कि इसलिए रात को अदालतें फैसले भी दे रही हैं, अदालतें लग भी रही हैं कि आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए? बिल्कुल, ये बहुत ही एक अजीब-ओ-गरीब सवाल है जब ये किया जाता है कि मेरा क्या कसूर था, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था। मेरी नजर में इतनी बड़ी आइन शिकनी किसी शख्स ने नहीं की। हमें गुलाम मोहम्मद तक जाना पड़ता है, 1954 में किसी सिविलियन ने ऐसा किया हो खिलवाड़ आइन के साथ जो यहाँ हुआ 3 अप्रैल के बाद। लिहाजा आइन के साथ खिलवाड़ तो मुसलसल हो रहा है, वफाकी सतह पे भी हुआ, सूबाई सतह पे भी हुआ और अदालतों को इस सूरत हाल में हंगामी नौयत के फैसले करने पड़ रहे हैं ताकि आइन जो है वो काम करता रहे, आइनी निज़ामी हुकूमत जो है वो कायम रहे। तो अब इस पे अगर कोई एतराज करता है कि हमें आइन शिकनी मजीद क्यों नहीं करने दी गई, हम आइन शिकनी करने का हक रखते हैं, तो ये एक अजीब मंतक है। और मेरी नजर में आर्टिकल 5 का पहले तो बहुत हवाला दिया गया कि आइन से वफादारी हर एक का फर्ज है, तो वो वफादारी जो है हमें पिछले से 1 माह के दौरान नजर नहीं आई। मुसलसल और बार बार आइन को पामाल करने की कोशिश। तो इसकी सज़ा क्या है? अब जो गवर्नर पंजाब करते रहे उमर सरफराज चीमा साहब,
क्या वो आइन शिकनी के जिम्मेदार हैं? और फिर जो विफाक में भी होता रहा, या जिम्मेदार कौन है इसका? फिर ज़ाहिर पंजाब में तो बराह रास्त जिम्मेदारी गवर्नर साहब ही की बनती है, और उसमें मुआवनत उनको इस हद तक सदर मुमलिकत ने फराहम की कि उनको हटाया नहीं। उन्होंने जो ताखीर वो कर सकते थे, जितनी उनको आइन में इजाजत थी उतनी ताखीर उन्होंने करना मुनासिब समझा। लेकिन ये गवर्नर का बुनियादी तौर पे फर्ज था कि वो ओथ ले, जब एक इलेक्शन हो गया, डिप्टी स्पीकर जिन्होंने उस सेशन को की सदारत की हाई कोर्ट के हुक्म के तहत की, तो उसके बाद कोई जवाज नहीं था उस इलेक्शन को ना मानने का। ये कहना कि ये गैलरी में बैठ के इलेक्शन हुआ, फला जगह हुआ, ये बातें अगर हैं तो इनको अदालत में ले जाएं। गवर्नर तो अदालत नहीं है कि वो एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हल्फ बर्दारी जो है उसको मौखर कर दे, और सूबा जो है वो एक तरह से अबूरी वज़ीर आला चलाता रहे जिसके तमाम इख्तियारात हकीकतन खत्म हो चुके हैं। तो ये एक बहरानी कैफियत थी और ये आइन से इनहराफ की कैफियत थी जिसको हाई कोर्ट ने खत्म तो ऐसे फैसलों को चैलेंज भी किया जा सकता है? देखिए, किया तो जा सकता है, लेकिन कल अगर ओथ हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद जरूर वो चैलेंज करते रहें और कहें कि ये ओथ गलत था, लिहाजा इसको कलअदम समझा जाए। लेकिन उस वक्त तक नया गवर्नर आ गया होगा, और अगर दोबारा ओथ लेने की जरूरत हुई तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये आज जो फैसला हुआ है, इससे अब मामलात आगे बढ़ जाएंगे और जो तात्तुल था वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ थे। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।